नमस्कार मित्रों, आप सब लोगों का इस YouTube चैनल लालित्य में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता अकाल और उसके बाद के साथ उपस्थित हूँ। नागार्जुन हिंदी के एक बड़े रचनाकार हैं। बहुत मात्रा में उन्होंने उपन्यास लिखे हैं और अनेक कविताएं लिखी हैं। अकाल और उसके बाद 8 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता है जो इतनी महत्वपूर्ण अर्थ और भावबोध में गहरी और संवेदना से युक्त बन पड़ी है कि यह कविता भारत के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाती है। इतना ही नहीं, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रमों में भी इस कविता को स्थान मिला है। यूजीसी नेट में भी यह कविता पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। इसलिए आज इस कविता पर आप लोगों के साथ इसका वाचन करने के लिए, इसका पाठ करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस कविता का रचनाकाल ये प्रकाशित हुई है 1952 में और इनका एक प्रसिद्ध काव्य संग्रह है सतरंगे पंखों वाली, जिसमें यह कविता संकलित है। और इस कविता का जो कथ्य है, जो इसकी विषय वस्तु है, वह लगभग 1943-44 के आसपास की है। उस समय बंगाल में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। और जब हम उस समय के बंगाल की बात करते हैं तो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, भारत का पश्चिम बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है, यह संपूर्ण क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आता था। और इस अकाल में जो अकाल पड़ा था उस समय, उस अकाल में लगभग 30 लाख लोग थे जो भूख से, प्यास से तड़पड़ाकर मर गए थे। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह समय द्वितीय विश्व युद्ध का था। युद्ध चल रहा था और एक तरह से अंग्रेजों ने एक कृत्रिम अकाल भी पैदा कर दिया था। जो विदेश में लड़ने वाली सेनाएं थीं अंग्रेजों की, उनकी खाद्य की आपूर्ति करने के लिए बंगाल का जितना अनाज था वो सब उन्होंने निर्यात कर दिया था। तो एक तो अकाल की स्थिति थी, उसमें यदि किसी के पास थोड़ा बहुत अन्न बचा हुआ था, वह अन्न भी विदेशों को भेज दिया गया। ऐसी स्थिति में बंगाल में बहुत सारे व्यक्ति काल कवलित हो गए। ये भी एक इतिहासकार ने लिखा है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और उन्होंने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। नागार्जुन ने उस विभीषिका को देखा था। उन्होंने इसी को इस कविता का विषय बनाया है। कविता बहुत छोटी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, केवल 8 पंक्तियों की है, लेकिन इसमें 2 खंड हैं। पहले भाग में कवि ने यथार्थ वर्णन किया है, उस विभीषिका से जो स्थितियां बनी उसका वर्णन किया है। और इसके दूसरे भाग में जब कहीं से कुछ दाने मिलते हैं
और उस दानों के मिलने से जो जिजीविषा का भाव तेज होता है, जीने का जो एक उत्साह बनता है, जीने की जो एक नई उमंग मिलती है, उसका वर्णन किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। कविता इस तरह से चलती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ध्यान देने की बात यह है कि यद्यपि मानवीय संवेदनाओं की कविता है, लेकिन इस कविता में कहीं मानव नहीं है। बायोडायवर्सिटी का जब सिस्टम है, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है, इसका भी भावबोध इस कविता में प्रखरता के साथ उपस्थित किया गया है। कवि कहता है कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रहे उदास। कई दिनों तक चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास पड़ी है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिन हो गए, केवल एक कुतिया है, वो भी कानी है, जो उसके पास सोई हुई है। उसके पास से क्या तात्पर्य है? उस उदास चक्की के पास, उस बुझे हुए चूल्हे के पास सोई हुई है। अब चूल्हा तो रोता नहीं है, ना तो चक्की उदास रहती है। कवि ने मानवीकरण के माध्यम से जो स्थितियां हैं उसका यथार्थ चित्रांकन किया है, एक बिंब बना दिया है, एक चित्र उपस्थित कर दिया है। घर में यदि अन्न होता है तभी घर में उसको बनाया जाता है। आजकल तो जो भोजन बनाया जाता है, पकाया जाता है, वो गैस पर बनता है, आधुनिक जो संसाधन है उन पर बन जाता है। लेकिन उस समय, जिस समय ये कविता लिखी गई, उस समय चूल्हे होते थे, गांव घरों में चूल्हे होते थे जिन पर लकड़ी जलाकर, उपले जलाकर खाना बनाया जाता था। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा रो रहा है, उसको सुलगाने वाला कोई नहीं है। तात्पर्य यह है कि कई दिनों तक उस घर में अन्न का एक दाना नहीं रहा है, परिणामतः भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। चक्की रही उदास। घर में एक कोने में चक्की होती थी, अनाज के दाने उसमें पीसे जाते थे, महिलाएं पीसती थीं। जो आटा निकलता था उससे रोटियां बनती थीं। वो चक्की भी उदास पड़ी हुई है। व्यंजना है, लक्ष्यार्थ है कि घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और जब अन्न नहीं है, बन नहीं रहा है, तो जो अवशिष्ट अन्न से, या वैसे भी गांव घरों में ये होता है कि भोजन करने के पहले जो जीव जंतु होते हैं उनके खाने के लिए, उनके कल्याणार्थ कुछ न कुछ निकाल दिया करते हैं। तो जो उस परिवार पर आश्रित जीव जंतु थे वो भी सब सुस्त हो गए, वो भी भूख प्यास से बेहाल हो गए। जो कुतिया थी वो भी उदास, इस आशा के साथ जब यह चूल्हा जलेगा, जब यह चक्की चलेगी तो मुझे भी खाने के लिए कुछ न कुछ मिलेगा, और इस आशा के साथ, इस आकांक्षा के साथ वह उसे चूल्हे के पास में लेटी रही। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। एक बहुत मजेदार बिंब बनाया है, जो खास तौर से जो गर्मी और बरसात की ऋतु होती है उसमें दीवालों पर छिपकलियां बहुत घूमा करती हैं।
कवि कह रहा है, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। गश्त, घूमना, देखभाल करना, निरीक्षण करना। जब प्रकाश जलता है, उजाला जलता है, तो कीड़े मकोड़े बहुत सारे दीवालों पर उड़ा करते हैं। जो छिपकलियां हैं दौड़ भाग कर उन कीड़ों का भक्षण करती हैं, उनको खाया करती हैं। यह स्थिति आ गई है कि घर में उजाला तक नहीं है। परिणामतः उजाला न होने के कारण जो दीवार है, जो भीत है, उस पर कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। उन कीड़ों मकोड़ों की खोज में जो छिपकलियां हैं वह इधर से उधर गश्त लगा रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। चूहे बहुत होशियार होते हैं, ये अपने खाने की व्यवस्था करते रहते हैं, कर लेते हैं। जो इनके बिलें होती हैं उनमें ये एकत्रित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि उनका जो एकत्रित अन्न था वो भी खत्म हो गया और अकाल के कारण घर में एक दाना भी नहीं है, इसलिए उनकी भी हालत पतली हो गई है, उनकी भी हालत शिकस्त हो गई है, उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह इस भाग में जो अकाल पड़ा और अकाल के कारण जो स्थिति बनी उसका बहुत ही संवेदनात्मक धरातल पर कवि ने बिंबात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। इसका जो दूसरा भाग है, उस दूसरे भाग में यह कवि ने बताया है, चित्रित किया है कि कहीं से कुछ अन्न मिल गया, कुछ अनाज के दाने मिल गए, और जब अनाज के दाने मिल गए तो उस घर के लोगों में आशा का संचार हुआ कि अब कई दिनों की जो भूख प्यास है वह हमारी मिटेगी, क्षुधा शांत होगी। और कवि लिखता है, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर के अंदर कुछ दाने आए हैं। ध्यान देने की बात है, कवि कह रहा है कि दाने आए। दाने का मतलब एक सीमित मात्रा में अन्न मिला है। ये नहीं कि अन्न का भंडार आ गया है, वहां कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो यदि थोड़ा भी कुछ भी मिल जाता है तो उस परिवार के लिए बहुत कुछ हो जाता है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद उस घर में आंगन से धुआं निकल रहा है। तात्पर्य क्या है कि चूल्हा जल गया है, खाना तैयार होने लग गया है। जो उदास चूल्हा था उसकी भी उदासी आज खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। चमक उठे घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। जो घर के लोग थे उनमें भी उमंग आ गया है, उत्साह आ गया है। उनकी आंखों में प्रसन्नता का भाव आ गया है और उनकी आंखें इस प्रसन्नता के भाव से, आमोद से चमकने लग गई हैं। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे ने भी अपनी पांखें खुजलाई हैं। कहना क्या चाहता है कवि कि उमंग और उत्साह उसके अंदर भी आ गई है। कौवा एक बहुत पुराना मिथ है जो हमारी कविता में, हमारे लोकगीतों में प्रयुक्त होता है। उसके अंदर की भी जो उदासी थी वह दूर हो गई है और वह भी सोचने लगा कि अब मुझे भी कुछ न कुछ खाने को मिलेगा। यह छोटी सी कविता है और इस छोटी सी कविता में अकाल के कारण जो विभीषिका उत्पन्न हुई है, जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसका कवि ने चित्रण किया। कहीं से कुछ दाने मिलते हैं तो उस दानों से जो उत्साह, जो उमंग का भाव आता है, उसका भी बिंबात्मक चित्रण किया है। यदि काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से देखें तो इसकी भाषा खड़ी बोली है, सहज सरल। वैसे भी नागार्जुन जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसमें सहज शब्द होते हैं, स्वाभाविक शब्द होते हैं, क्लिष्ट शब्द नहीं होते हैं, तत्सम प्रधान शब्द नहीं होते हैं। इस कविता में कहीं भी तत्सम प्रधान क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अरबी फारसी के शब्दों के प्रयोग से भी उन्हें कोई मोह नहीं है।
ऐसे शब्दों का प्रयोग, शिकस्त जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जो शब्द शक्ति है वह देखने में तो अभिधा लग रही है, लेकिन अभिधा नहीं है। इसके लक्ष्यार्थ हैं, इसके व्यंग्यार्थ हैं, छंद तुकांत है। और भाषा की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है इसका मुहावरेदार होना। जैसे कवि कहता है, आंखें चमकना, आंखें चमकना, या कौवे ने खुजलाई पांखें, पांखों को खुजलाना, इस तरह की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कवि ने किया है। अलंकार यदि देखें तो एक पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। जब हम किसी शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं उसके भाव की तीव्रता को बढ़ाने के लिए, तो वहां पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। जो इसका प्रथम खंड है उसमें कवि ने कई दिनों तक शब्द का प्रयोग कई बार किया है, 4 बार किया है। और जो दूसरा खंड है उसमें कवि ने कई दिनों के बाद, पहले भाग में कई दिनों तक का प्रयोग किया है और दूसरे भाग में कई दिनों के बाद, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। तो इस तरह से पुनरुक्त प्रकाश के माध्यम से उसने, कवि ने जो विभीषिका थी, विभीषिका की का जो दुष्प्रभाव था उसको, उसकी तीव्रता दिखाने के लिए उसका प्रयोग किया है। और दूसरा जो प्रमुख अलंकार है वह है मानवीकरण। चूल्हा रो रहा है, चक्की उदास है, कुतिया पास में लेटी हुई है, छिपकलियां गश्त लगा रही हैं। गश्त छिपकली थोड़ी लगाते हैं, गश्त तो सिपाही लगाते हैं। गश्त तो जो चौकीदार होते हैं वो लगाते हैं, पहरेदार लगाते हैं। लेकिन यहाँ छिपकलियां गश्त लगा रही हैं कि कहीं ना कहीं से कोई कीड़ा मकोड़ा मिल जाए। तो इस तरह से पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण अलंकार है। बिंब चाक्षुष है। इस कविता को पढ़ने से अकाल से, महामारी से, जो अकाल की विभीषिका है उससे त्रस्त घर का पूरा चित्र आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। छिपकलियां इधर उधर गश्त लगा रही हैं, उससे गत्वरता की भी झलक मिलती है, इसलिए गत्वर बिंब भी है। यथार्थ का मार्मिक उद्घाटन किया गया है। कविता की व्याख्या करते समय मैंने दाने शब्द का उल्लेख किया है। दाने शब्द का प्रयोग जहां पर किया जाता है उसका तात्पर्य यह है कि थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में कहीं से अनाज का जुगाड़ हो गया है। मुहावरा भी है, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुनाने। दाने शब्द का प्रयोग है जो गरीब परिवार है उसके लिए किया गया है, यानी अल्प अनाज का सूचक है। तो इस तरह आज आपके समक्ष अकाल और उसके बाद कविता की व्याख्या की गई। अगली वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं।